हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शंस के दो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी नया क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इसको करके मज़ा आएगा, बहुत सारी नई चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगी जो कि हमने एक बार पहले देखी थी थ्योरी में, लेकिन आज उनका फिर से एक टाइप का रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट्स फ्रॉम हिम इज़ ऑलवेज 10 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज़ 8 मीटर। ऐसा है कि एक जो भी मैन है वो रेस कोर्स, मतलब घोड़े पर ऐसे दौड़ लगा रहा है ना, ऐसे समझ लो रेस कोर्स, या फिर खुद रेस लगा रहा है ऐसे समझ लो। वो एक चीज़ नोटिस करता है कि द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू, दो झंडे लगे हुए हैं 20 ग्राउंड में, है ना। एक वो बता देता हूँ आपको ना, एक रफ पे लिख के बता देता हूँ। ऐसे है, एक जना ऐसे चारों तरफ ऐसे दौड़ लगा रहा है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं गोला बने, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। एक झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, एक झंडा यहाँ पे लगा हुआ है ना, ऐसे फ्लैग लगे हुए हैं दो। ठीक है, तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि वो यहाँ से ना ऐसे दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते मान लो वो यहाँ पर आ गया, ऐसे इधर ऐसे रनिंग कर रहा है। तो यहाँ से इस फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस और इस फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस, दोनों की जो डिस्टेंस मेजर, मतलब ऐसे उसको महसूस होता है कि यार इसकी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ूँ ना, क्या बोला यहाँ पे, सम बोला ना, सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फ्लैग्स। तो इसको P बोल दिया, इसको मैंने F1 बोल दिया, इसको मैं F2 बोल दिया। ठीक है, तो PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2, ये जो सम है ना, ये क्या आता है, ये हमेशा इज़ ऑलवेज 10 मीटर, हमेशा कांस्टेंट आता है, और वो भी कितना, 10 मीटर के बराबर है। मतलब मान लो ये 5 है तो ये 5 हो जाएगी, ये 2 मीटर है तो ये 8 मीटर हो जाएगी, बस इतना ही है क्या, ये 10 मीटर तो कम ही होता है, चलो कोई ना। ये अगर ये 1 मीटर है तो ये 9 मीटर हो जाएगी, है ना, इस टाइप से। लेकिन कुल मिला के दोनों को जोड़ने पर आंसर सेम आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, कितना आ रहा है हर बार, 10 मीटर आ रहा है। फिर क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज़ 8 मीटर। अच्छा, इनके बीच में, खुद के इन दोनों झंडों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 8 मीटर की डिस्टेंस है। तो बोला क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट्स ट्रेस्ड बाय द मैन। तो ये जो अपना जो मैन है वो किस, मतलब कैसे दौड़ लगाएगा, तो इसके दौड़ लगाने के जो पोस्ट है, मतलब पाथ है ना, इसका लोकस निकालना। कुल मिला के बात ये है, ये ऐसे कैसे घूमेगा। तो पहली चीज़, ऐसी जो फीलिंग आती है PF1 प्लस PF2 बराबर कॉन्स्टेंट, ये इलिप्स में होता है। ऐसा कब होगा, इलिप्स में। और चलो वैसे भी नहीं पता तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, अपने पास में 4 चीज़ें हैं, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो उनमें से 2 फोकस, 2 फिक्स्ड पॉइंट किस किस में होते हैं, 2 चीज़ों में होते हैं, एक तो इलिप्स में और एक हाइपरबोला में, जिनको हम फोकस बोलते हैं। सर्कल में एक ही होता है, उसको सेंटर बोलते हैं, और जो अपना पैराबोला होता है उसमें एक ही होता है, उसको फोकस ही बोलते हैं। लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला में 2 होते हैं फोकस, जिनको हम फोकाई बोलते हैं। ठीक है, तो इलिप्स की क्या खासियत है कि PF1 प्लस PF2 ये कांस्टेंट आता है C, लेकिन हाइपरबोला में PF1 माइनस PF2, मतलब दोनों डिस्टेंसेस का अंतर, डिफरेंस, वो कांस्टेंट आता है C, इसका मॉडल से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात की गई है, सम की बात की गई। इसका मतलब अपना जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इलिप्स वाला बनेगा। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो अभी इनको एक बार हम फेयर करते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम 2 फ्लैग मान लेते हैं, यहाँ पर फ्लैग 1, यहाँ पर फ्लैग 2, और यहाँ पर वो दौड़ने वाला है, उसका पाथ कुछ इस प्रकार होगा, इलिप्स जैसा होगा। इस P पॉइंट है, और या फिर इलिप्स जैसा होगा ना होगा वो अभी हम बाद में और देख लेंगे। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ना, ये कांस्टेंट है, कितनी है, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10 मीटर। ठीक है, 10 दे रखा है। अब ना यहाँ से क्वेश्चन आप कंटिन्यूसली देख ला, कहीं पे छोड़ना मत, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। अच्छा, फिर क्या बोला है, दोनों फ्लैग्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, 8, मतलब F1 F2 इक्वल टू 8 है। ठीक है, और एक मैं इलिप्स बना लेता हूँ, स्टैंडर्ड इलिप्स, जो हम बार बार काम में लेते रहेंगे, उसको देख देख के सोल्व करते रहेंगे, वो इलिप्स चलो हम यहाँ पर बना लेते हैं। स्टैंडर्ड इलिप्स कौन सा बना लेता हूँ, ऐसा ही बना लेता हूँ। देखो, एक ऐसा एलिप्स होता है और एक ऐसा एलिप्स होता है, ये वर्टिकल हो गया और ये लेटा हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम मैं एक बार आपको रेफरेंस के लिए बना लेता हूँ। इसमें भी कौन सी चीज़ें बताऊँगा, ये देखो, ये वर्टेक्स दिख रहा है, क्या है, A, 0,
इधर वाला ए डैश क्या है माइनस ए कोमा जीरो। ये फोकस दिख रही है आपको F1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है C कोमा जीरो, और ये F2 ये क्या है माइनस C कोमा जीरो। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये A दाईं तरफ है, ये A बाईं तरफ है, तो टोटल इनके बीच की डिस्टेंस 2 है। इन दोनों फोकस के बीच की कितनी डिस्टेंस है 2C, है ना, ये C दाईं तरफ, ये C बाईं तरफ, तो बीच में 2C डिस्टेंस हो जाएगी। ये चीज़ मैं यहाँ पर ख़ास तौर से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इसलिए वो चीज़ बताई मैंने। तो एक स्टैंडर्ड इलिप्स बना लेते हैं। समझो ये ऐसे हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये जो ए पॉइंट है ये हो गया अपना ए कोमा जीरो, इधर जो ए डैश है वो हो गया माइनस ए कोमा जीरो, यहाँ वाला जो फोकस है F1 वो हो गया C कोमा जीरो, यहाँ वाला जो ये F1 था ना ये F2 हो गया माइनस C कोमा जीरो। अच्छा, यहाँ पर इनकी बीच की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है 2C, और इस कोने से ना यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, ये A दाईं तरफ है, ये माइनस A है, मतलब A बाईं तरफ है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2A होगी, जिसको हम वो भी बोलते हैं ना, ये मेजर एक्सिस हो गया, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है ये, और दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2C। तो आप थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हो, ये जो 2C है दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस वो यहाँ पर दे रखी है कितनी 8। तो अभी एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये जो PF1 प्लस PF2 है ना, मतलब क्या PF1 प्लस PF2 ये एक्चुअली 2A के बराबर होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके बराबर होगा 2A के। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और डायग्राम की हेल्प ले लेता हूँ। जैसे समझो ये एक झंडा यहाँ पर है F2, इसको ध्यान से समझना, एक झंडा यहाँ पर है F1, ठीक है, और ये ऐसे चारों तरफ ऐसे बन रहा है, ये ऐसे दौड़ रहा है, ये यहाँ पर आया तब PF1 प्लस PF2 कितना हो गया 10 के बराबर, इधर आएगा तब भी 10 के बराबर, है ना। ऐसे समझो, ऐसे करते करते ये ऐसा बन गया, ऐसे करते करते वो कभी ना कभी तो यहाँ पर आएगा ना, समझो यहाँ पर आ गया। अभी भी क्या है PF1 प्लस PF2 ये किसके बराबर होगा 10 के बराबर होगा। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से आपको लग रहा है कि ये किसके बराबर हो जाएगा 2A के बराबर हो जाएगा। देखो समझो, मैं अभी ये 2A वे सब छोड़ो, है ना, इसी को देखो PF1 प्लस PF2 कितना 10 है, फाइनली हम पता चलेगा कि 2A 10 के बराबर हो गया। अभी 2A भूल जाओ, PF1 प्लस PF2 कितना 10 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके बराबर है 10 के बराबर है। अगर मैं इस डिस्टेंस को, है ना, इस डिस्टेंस को क्या मान लूँ x, है ना, PF1 को क्या मान लिया मैंने x मान लिया, दोनों को मिलाने पर 10 आंसर आ रहा है, तो PF2 ये कितना हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा। ये ऐसा समझ लो F1 से P तक गए, फिर P से F2 तक गए, पूरा 10 है, इसमें से इसको x मान लिया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये P पॉइंट है, इसको मैं P1 बोल देता हूँ, इसको मैं P2 बोल देता हूँ। ये बात तो आप भी मानते हो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, क्योंकि इलिप्स सिमेट्रिक होता है, जिधर जो काम इधर हो रहा है वही काम इधर भी होगा। ठीक है, तो फ़र्क है तो बस कोऑर्डिनेट्स इक्वेशंस का, लंबाई चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं है। जो डिस्टेंस इनके बीच में है ये गैप, और जो इधर इस फोकस से इधर वाले वर्टेक्स के बीच में वो सेम रहेगा, मतलब AF1 बराबर A डैश F2, मतलब इधर अगर 5 है तो इधर भी 5, इधर 2 है तो इधर भी 2, तो इधर ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी x ही होगी। अब आप एक चीज़ सोचो, अगर मेरे को ये P2 पॉइंट से लेके P1 पॉइंट तक जाना है, मतलब P2 P1 डिस्टेंस अगर मेरे को बतानी है, तो मैं क्या करूँगा P2 से F2 तक जाऊँगा, तो कितनी डिस्टेंस है ये x, फिर मैं F2 से P1 तक जाऊँगा, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, x और ये 10 माइनस x ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो x कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बात ये है इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या आएगी 10 आएगी, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 2A। ठीक है, तो 2A बराबर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, इसलिए ये भी कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से कई चीज़ें हमें अब क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ वही एक्सप्लेन करने के लिए लिया है मैंने, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है ना, P1 F1 बराबर P2 F2, ये जस्ट समझने के लिए था। तो ये याद करने के लिए है कि PF1
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों को मिलाने पर 2a ही होता है। ठीक है, तो 2a बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, और ये 10 दे रखा था इसलिए। अच्छा, अब वापस आते हैं, दोनों झंडों की बीच की दूरी कितनी है, 8 दे रखी है ना। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो 2a है 10 के बराबर, तो a कितना हो गया, 5 हो गया। 2c है 8 के बराबर, तो c कितना हो गया, 4 हो जाएगा, है ना। 2c 8 है, तो c कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसा हो गया। इसकी जो इक्वेशन है, हमें फाइनली यहाँ पे आंसर किसका देना है, इक्वेशन का। इधर हम फाइनल आंसर लिखेंगे, लेकिन हमें कम से कम इस डायग्राम के लिए इसकी इक्वेशन क्या होती है वो तो पता होनी चाहिए। इसकी इक्वेशन देखो ये होती है, इसके लिए इक्वेशन ये चलती है, x² + a² + y² + b² = 1। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ये होगी x² / a² + y² / b² = 1। यहाँ पर a चाहिए और b चाहिए। a तो यहाँ पर हमें मिल चुका है ना, a की वैल्यू क्या है, 5। c है, लेकिन हमें तो b चाहिए। अब b कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक फॉर्मूला चलता है। देखो ये इलिप्स में a b c तीनों के बीच में रिलेशन ये होती है, c = √a² - b²। c निकालने का है ये, इससे हम b निकाल लेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, चूँकि वो लिख देता हूँ, c = √a² - b²। इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, c² बराबर ये हो गया a² - b²। अच्छा, तो हमें क्या चाहिए, b चाहिए, ये रहा। तो मैं इसको तो इधर भेज दूंगा, और जो c² है उसको इधर भेज दूंगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, b² प्लस का c² उधर चला गया, तो a² - c²। वैल्यूज़ डाल देते हैं। b² बराबर a² की वैल्यू क्या है, 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस c² की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगी। तो b² का आंसर कितना हो गया, 16 माइनस 25 माइनस 16 9 हो जाएगा। तो अब हम फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, x² a² मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस y² b² मतलब 9 = 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। वो जो रेस है ना जो रेस में भाग ले रहा है, वो इस इक्वेशन के तहत दौड़ेगा, मतलब x² / 25 माइनस y² / 9 = 1। ठीक है, ये उसका लोकस होगा, उसका पाथ होगा, पाथ। ठीक है, तो आई होप समझ में आया हो आपको। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, कांस्टेंट वगैरह कुछ होता है, तब हमेशा इलिप्स ही बनता है, ये बाय डेफिनेशन है। और ये कहीं ना कहीं एक डेरिवेशन का पार्ट है कि pf1 + pf2 = 2a ही क्यों होता है। 2a मतलब इस छोर से लेके इस छोर के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन और कुछ नहीं है, वो 2a के बराबर ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये है लास्ट क्वेश्चन। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y² = 4ax। ठीक है, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, तो ऐसा है, देखो y² = 4x है ना, एक रफ डायग्राम पहले मैं बता देता हूँ। जैसे ऐसा हो गया y² = 4x, तो अब इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब करना है। इंस्क्राइब करने का मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा इसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और वो कैसे है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड सेम होगी, वो लगाएंगे कभी ना कभी, वो कंसेप्ट लगाएंगे। फिर क्या बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो 3 वर्टेक्सेस है ना, उसमें से जो एक वर्टेक्स है, ठीक है, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। ट्राइंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पर है, पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ पर होता है, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं। तो अपना जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ना, वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। इंस्क्राइब करने का मतलब ये है कि ट्राइंगल के जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, A1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स होंगे पैराबोला पर ही। इंस्क्राइब होने का मतलब ये नहीं कि कम्प्लीटली अंदर हो, मतलब बॉर्डर भी टच ना करे। इंस्क्राइब करने का मतलब ये है कि इन अंदर वाला इतना सफिशिएंटली बड़ा हो कि ये मतलब एकदम बॉर्डर तक पहुंच जाए, इस बॉर्डर से बाहर ना निकले। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बॉर्डर से बाहर नहीं जाना चाहिए और अंदर भी नहीं होना चाहिए, पूरा बॉर्डर ज़रूर शेयर करनी मतलब होनी चाहिए। तो अब क्या बोला है, अच्छा यहाँ पे एक फिर क्या बोला है कि यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। ये जो भी ट्राइंगल इसकी लेंथ हमें बतानी है तो वो बता देंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाता है कई बार। पहली चीज़ तो डायग्राम ऐसा वैसा मत बनाना, जैसे ऐसा डायग्राम मत बनाना कि आप एक पॉइंट कुछ ऐसा ले लो, एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, ऐसे थोड़ा मतलब
ये तो नहीं है, जैसे ये तो काफ़ी वैसे ही बन गया। कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ये जो साइड है ना, ये वाली साइड, इसके सामने वाली ये जो साइड है, ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, और जितना ये ऊपर होगा उतना ये नीचे की तरफ होगा। अब यही समझने में बच्चों को टाइम लग जाता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर मान लो इसको ऐसा समझ लो कॉन्ट्राडिक्शन से, मान लो कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है तो ऐसे कोई टेढ़ी मेढ़ी साइड होगी, यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं है, कोई थीटा एंगल है। अब होगा क्या कि ये वाली साइड तो छोटी हो जाएगी और ये वाली साइड दूर हो जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ही नहीं ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए ये इधर कुछ सिमेट्री तो होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में खुद में भी सिमेट्री होती है, पैराबोला भी सिमेट्रिक होता है, तो इनकी इस ये तीसरी वाली साइड में भी कुछ सिमेट्री होगी, और वो क्या होगी, ये इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अब हम इसको फेयर डायग्राम में करते हैं। तो दोस्तों ये अपना पैराबोला y² = 4x, और ये राइट वर्ड मतलब दाईं तरफ झांकता हुआ बनेगा, तो ऐसे हम बना लेते हैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस, राइट वर्ड बनेगा, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का हम बना लेंगे, ठीक है। पैराबोला कौन सा है ये, y² = 4ax। इक्वेशन ज़रूरी है, अभी काम आएगा इसका। अच्छा, अब आगे क्या करें, तो आगे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल फिट कर देते हैं इसके अंदर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे फिट कर देंगे, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने बोला था एक वर्टेक्स यहीं पे होना चाहिए, तो एक यहाँ पे बन गया। अब जो एक साइड होगी वो इसके सामने एकदम खड़ी ऐसे बननी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी साइड बनाओगे तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे ऐसे कर लोगे तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जो साइड है वो हो सकता है पास में आएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल बन जाएगा, दूर जाएगा तो एक्यूट बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। ऐसे बना लेते हैं इसको मिला देता हूँ और इसको भी मिला देता हूँ, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और ये साइड जिस लंबाई की है वही लंबाई इस साइड की है और वही लंबाई इस साइड की है। यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे O पॉइंट हो गया, दिस इज़ कॉल्ड A, इसको B बोल देते हैं, और इस पॉइंट को मैं P पॉइंट बोल देता हूँ। एक और चीज़, यहाँ पे चूँकि सिमेट्री है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इसके परपेंडिकुलर है, होगा मतलब परपेंडिकुलर ना, ये जो लेंथ है ये और ये भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, मतलब AP = PB, सिमेट्री की वजह से, है ना, और कोई कारण नहीं है इसका। तो AP = PB हो जाएगा। अच्छा, अब वो कुछ और चीज़ें देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी साइड निकालनी है ना, हमें क्या चाहिए, साइड ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, OAB, है ना, ये हमें साइड चाहिए। और ये ट्रायंगल कैसा है, कैसा ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने माना है इसको, इक्विलेटरल। तो इसकी जो साइड है ना, इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे मैं इसको L मान लेता हूँ, ठीक है, इसकी साइड को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, L। अब इसकी साइड को मैंने L माना है, तो L हर तरफ लिख भी देता हूँ, जैसे ये जो OA है ये L हो गया, ये OB है ये भी L है, ये पूरा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। लेकिन पूरा मत लिखो, कम से कम ये लिख दो, ये L/2, तो ये भी कितना हो जाएगा, L/2। अच्छा ठीक है, अब हमें AP = PB लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, ये हुआ। और ठीक है, इतना का सफिशेंट है। अब यहाँ पे ना मेरा प्लान ये है कि हम अगर एक के कोऑर्डिनेट्स पता कर लें तो एक के कोऑर्डिनेट्स फिर हम इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे पैराबोला के अंदर, है ना, क्योंकि A पॉइंट पैराबोला के ऊपर ही तो लाई कर रहा है ये, तो पैराबोला की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। अब एक के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, एक का y कोऑर्डिनेट तो आ गया L/2, क्योंकि एक की जो हाइट है ना, x एक्सिस से किस हाइट पर है, L/2 हाइट पर है, परपेंडिकुलरली एकदम ऊपर, तो एक का y कोऑर्डिनेट तो पता चल गया L/2। x कोऑर्डिनेट भी निकाल लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ऐसा कुछ है अपना वाला ट्रायंगल, इस बार ऐसे, है ना, थोड़ा आगे की तरफ ले लेते हैं ऐसे, तो हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है, 60 60 60, है ना। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। लेकिन ये जो 60 डिग्री होगा, ये 60 एंड ये 60, इसको 60 मत लिखो, इसको भी आधा आधा कर लो, जैसे कंप्लीट लेंथ L थी ना, तो ये सिमेट्री की वजह से ये भी 30 डिग्री बचेगा और ये 30 डिग्री बचेगा, है ना, ये दोनों एंगल सेम होंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये 30 डिग्री आ गया। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब हमें OP लेंथ मिल जाएगी, OP लेंथ। देखो कैसे, ये ट्रायंगल दिखा ना, ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल ऊपर वाला OPA, तो इसमें लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल OPA। इसमें मेरा फोकस क्या है, OP निकालने का, तो OP आना चाहिए। एक यहाँ पे L का जिक्र कर रखा है, तो ये L हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब सोचो 30 डिग्री के लिए
ये OP क्या है, बेस है, और ये L क्या है, सबके लिए हाइपोटेन्यूज है ना। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, L। तो बेस और इसको हाइपोटेन्यूज को लिंक कौन करता है, कोस थीटा करता है। तो इस ट्राइंगल OPA के अंदर कोस थीटा लगा दो, कोस 30 डिग्री लगा दो, ये वाला 30 डिग्री पकड़ के। तो कोस 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल OPA का बेस क्या है, कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2 इक्वल टू बेस क्या है, OP। हाइपोटेन्यूज क्या है, OA। जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे रख दो। हमें तो OP चाहिए, तो OP की जगह तो OP आएगा। हाँ, OA की जगह क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो यहाँ पर L रख दूंगा, इसको आगे कर लेते हैं। तो √3/2 इक्वल टू OP अपॉन L। OP निकाल लो यहाँ से, L उधर चला गया, तो OP इक्वल टू क्या आ गया, √3/2 L। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये OP की लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी आ गई, √3/2 L। ठीक है, तो अब बताओ A के कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, OP, PA है ना। A का x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, OP कितना है, √3/2 L, A का y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, इसकी ऊंचाई L/2। अब अपना प्लान हो गया ये क्लियर कि जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट ये किस पे लाई कर रहा है, A पॉइंट ट्राइंगल पे तो है ही, साथ ही साथ पैराबोला पर भी है। तो पैराबोला का तो अभी कोई काम ही नहीं था, अब जाके काम पड़ रहा है। लाइज ऑन पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y² = 4ax। ठीक है, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है वो तो यहाँ पे रख दो, और जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे रख दो। तो देखो क्या बनेगा, y² मतलब L/2 का स्क्वायर बराबर 4a। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग से चल रहा था, तो आंसर भी a में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, a आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4ax, x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 L। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, तो ये इसका होल स्क्वायर हटा देते हैं, मतलब सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, L² अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर 4 × a × √3/2 × L। ठीक है, L से L कट कर दो। वैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक के तो ऐसा सोचने का मतलब नहीं है कि L की वैल्यू क्या होगी, जब दोनों तरफ L कट हो रहा है, इसका मतलब जो हम एक्चुअली क्या होता है, जैसे कट कर दूंगा तो क्या बचेगा, लीनियर बचेगा, L से L कट जाएगा तो वो लीनियर बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आने चाहिए, लीनियर का एक ही आंसर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्यूशन लॉस्ट हो जाएगा, होगा, लेकिन जो लॉस्ट होगा ना वो काम का नहीं है। जैसे यहाँ पे L की वैल्यू 0, दोनों को सेटिस्फाई करा ना, L की वैल्यू 0 इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं कर रही, L बराबर 0 रखो, ये भी 0 हो गया, RHS भी 0 हो गया, तो L की वैल्यू 0 वो लॉस्ट हो जाएगी, और वो लॉस्ट होने से कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 0 थोड़ी चलेगी, तो आप यहाँ पे कट कर दो, ज़्यादा सोचते नहीं इसके अंदर। तो इधर L² है, इधर L है, L² को काटेगा तो यहाँ पे 1 L बच जाएगा। अच्छा, ये जो 2 है वो भी इस 4 को काट देगा तो 2 बच जाएगा। तो L/4 इक्वल टू इधर फाइनली बचा गया 2a √3। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो L बराबर ये 4 दूनी 8 हो गया, ये √3 इसके पास लिख लेते हैं, और ये a आ गया। ठीक है, L ये हो गया। तो जो साइड थी हमने ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की जो साइड थी L मानी थी, वो L पता चल गई, और यही क्वेश्चन में पूछा था। तो लिख देते हैं इसको, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये अपनी कंप्लीट हो गया, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया कोनिक सेक्शन का। तो इसके अंदर मेनली जब रिवीजन करेंगे है ना, इसका रिवीजन ज़रूर करेंगे हम बाद में, तो तब भी यही है कि आपको ना फॉर्मूले तो पता होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे, अपना जो मैथमेटिक्स में है सब कुछ क्वेश्चन से ही रिलेटेड होता है, लेकिन फॉर्मूले अगर पता हो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन कब कैसे सोल्व करोगे, फॉर्मूले पता होने चाहिए ना पहले से, और डायग्राम पता होने चाहिए, अलग अलग केसेस कैसे कैसे डील करते हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, सर्कल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, उसका सेंटर और उसकी रेडियस। पैराबोला के लिए उसका डायग्राम और एक की वैल्यू। ऐसे ही इलिप्स में डायग्राम प्लस ABC 3 चीज़ें होती हैं, उसमें से 2 चीज़ें पता। हाइपरबोला में भी ऐसा ही डायग्राम पता होना चाहिए और ABC में से कोई 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली डील कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले सबके पता होने चाहिए, डायग्राम भी पता होने चाहिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अब अगला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो करेंगे। वो तो आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, वो तो फटाफट हो जाएगा। तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।